अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक से होंगे। तो आज मैं आपका दोस्त एजाज शाह, सीनियर लेक्चरर ज्योग्राफी डाइट बीरवा, आपके साथ एक टॉपिक क्लास 11th ज्योग्राफी से जो हमने लिया है आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बट बिफोर प्रोसीडिंग, वन मस्ट नो अबाउट ज्योग्राफी. Geography is different from the other sciences and other social sciences because it follows its own methodology. ये एक चीज़ है जो ज्योग्राफी को बाकी साइंसों या सोशल साइंस से अलग करती है। तो आप माशाल्लाह क्लास 11th में पढ़ रहे हो, तो आपने ज्योग्राफी क्लास 6th से अलग पढ़ी हो। हाँ, दो इन क्लास 6-7 तो हम इसको एज ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th तक अगर हम सोशल साइंस की बात करेंगे तो वी हैव हिस्ट्री इन इट, वी हैव ज्योग्राफी इन इट, वी हैव पॉलिटिकल साइंस इन इट, अप टू 8th, दैट इज एलिमेंट्री लेवल। लेकिन जब हम 9th और 10th में जाते हैं, 9th और 10th में अगर ज्योग्राफी का हम देखेंगे तो इसके साथ जो सोशल साइंस के अगर हम देखेंगे तो इसके साथ बहुत सारे और सोशल साइंस के कंपोनेंट जुड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इन 9th एंड 10th क्लास वी हैव हिस्ट्री, okay, we have geography, we have political science, and we have economics, we have disaster management, we have road safety, we have road safety education. तो ये चीज़ें और जुड़ जाती है हमारी सोशल साइंस में। लेकिन इन सब से डिफरेंट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज ज्योग्राफी। अगर आप देखिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो है इनकी मेथोडोलॉजी अलग से है, लेकिन जो हमारी ज्योग्राफी है इसकी मेथोडोलॉजी इनसे अलग है। इसमें हमें कुछ चीज़ों का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जो हमारी कॉन्सेप्ट्स है तो हमें वो क्लियर होनी चाहिए। जो हमारी लर्निंग होगी वो होनी चाहिए एक कंसेप्चुअल लर्निंग रादर देन द मेयर रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, या जो हम क्रैमिंग करते हैं वो नहीं होना चाहिए हमारे इस सब्जेक्ट में। लेकिन शायद हम क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में हम ज्योग्राफी को उस अंदाज से नहीं पढ़ते। इसकी कई वजूहत है। हमें एक तरह से हिस्ट्री होती है, एक तरह से पॉलिटिकल साइंस होती है, तो एक तरह से ज्योग्राफी भी होती है, तो इसको शायद वो 30% ही मिलता है। लेकिन अब जो माशाल्लाह आप क्लास 11th में आए हो तो अब ज्योग्राफी एज ए फुल फ्लेज्ड साइंस, एज ए फुल फ्लेज्ड स्ट्रीम, एज ए फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट, एज ए फुल फ्लेज्ड डिसिप्लिन हमें अब पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में कुछ खास तरीकों का जो मेथोडोलॉजी है, जो पेडागॉजी है, उनका हमें जहन में हमेशा दिमाग में रखना होता है। तो ज्योग्राफी का हमने मतलब 6 से पढ़ते हैं, मतलब सिंपल डेफिनेशंस में अगर हम बात करेंगे स्टडी ऑफ अर्थ मिसाल के तौर पर। लेकिन क्लास 11th में अब हमें थोड़ा उससे आगे जाना है, हमें थोड़ा पता होना चाहिए अबाउट द ज्योग्राफी, अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द ज्योग्राफिकल थॉट। फॉर एग्जांपल कि कैसे ज्योग्राफी का उरूज हुआ, पहले उसके बाद कितने पैराडाइम शिफ्ट्स आए, तो वो हमें जानने की कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह आगे लेक्चर में हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर ज्योग्राफी का हम देखेंगे व्हाट आर इट्स मेन ब्रांचेस, 11th में ही ये हमारा यूनिट फर्स्ट, तो हम उस पर बाद में बात करेंगे। मेन ब्रांचेस में अगर हम मेन क्या क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी इज दैट ज्योग्राफी विच डील्स विद फिजिकल एस्पेक्ट्स लाइक माउंटेन्स, लाइक प्लेट्यूज, लाइक प्लेन्स, लाइक रिवर्स, लाइक वेजिटेशन एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, क्या मतलब नेचुरल ज्योग्राफी। उसके बाद जो दूसरा ब्रांच है दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। दिस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डील्स विद द ह्यूमन एस्पेक्ट्स लाइक पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, व्हाटएवर। तो ये एक दो डिमार्केशन है बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड बिटवीन जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मैं क्यों ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप क्लास 9th का रिकॉर्ड की, चलो हम 6-7th की बात नहीं करेंगे, क्लास 9th की ज्योग्राफी का आप रिकॉल कीजिए, उसमें क्या था हमारा सिलेबस, थोड़ा हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे सही याद है तो क्लास 9th का यूनिट फर्स्ट लोकेशन इंडिया, गुड। क्लास यूनिट सेकेंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद था क्लाइमेट, उसके बाद था ड्रेनेज, उसके बाद थे सॉइल्स। ये फिजिकल ज्योग्राफी है, क्योंकि आप देखिए फिजियोग्राफी, फिजिकल डिविजन्स, जो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया,
इट इज़ ए पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद क्लाइमेट, फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद सॉइल्स, फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद वेजिटेशन, फिजिकल ज्योग्राफी। तो या ड्रेनेज, फिजिकल ज्योग्राफी। तो क्लास 9th। अब क्लास 10th की ज्योग्राफी का आप रिकॉल कीजिए, क्या था उसमें? जहाँ तक मुझे याद है शायद रिसोर्सेज था, इंडस्ट्रीज थी, ट्रांसपोर्ट था। तो ये पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो अगर मैं सही से बोल रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सो फार एज क्लास 9th इज कंसर्नड वी वर डीलिंग विद फिजिकल ज्योग्राफी, हमने उस टाइम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी। तो सो फार एज क्लास 10th इज कंसर्नड हमें उसमें थोड़ी थोड़ी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी। तो ये दो ब्रांचेस है। उसके बाद पहले भी आप खुद अब देख सकते हो कि जब हम फिजिकल एस्पेक्ट्स का पढ़ते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन एस्पेक्ट्स तो ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अब क्लास 9th का हमें आया समझ और क्लास 10th का भी आया समझ। तो जो 11th का है, जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे, ये क्लास 9th में भी है। तो हम चाहेंगे कि हम थोड़ा इसको उस अंदाजे से पढ़ाएं कि हमें जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो होनी चाहिए, वो होगी इंशाल्लाह। और हमें क्रैमिंग की ज़रूरत भी ना पड़े, हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े ऐसे ऐसे जैसे हम करते हैं। तो आज हम कुछ उसी अंदाज से ये टॉपिक पढ़ाएंगे। तो अब जो आपका क्लास 11th का सिलेबस है आपने देखा है, आपके पास है। क्लास 11th का जो हैंडर मार्क्स होते हैं उसमें आपने इसमें देखा होगा, क्लास 11th के जो हैंडर मार्क्स होते हैं उसमें से हमने जो है वो 70 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और जो 30 मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल्स के होते हैं। तो 70 मार्क्स जो होते हैं, 70 मार्क्स में जो 35 है वो पार्ट ए और 35 पार्ट बी। जो पार्ट ए है 35 का, ये है अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। को ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है हम उसमें वो पढ़ते हैं। ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसमें अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, बाकी बाकी चीज़ें। तो जो पार्ट बी है वो है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, जिस पे हम आज बात करेंगे। तो इसमें भी हमने फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल कॉन्सेप्ट से पढ़ने, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंट्री के। पार्ट ए में हम पर्टिकुलर कंट्री नहीं लेते हैं, वो हम जनरल लेते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जनरल या वर्ल्ड का। लेकिन पार्ट बी में हम वही फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं मगर किसी खास कंट्री का, जो हमने देखा है इंडिया, अपनी कंट्री जो है, हम उसी के बारे में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स, लेकिन जनरल, causes, consequences, effects, mitigation। अब पार्ट बी में भी अगर अर्थक्वेक्स पढ़ना है तो हमें पढ़ना है इन रिलेशन टू इंडिया। causes क्या है इसमें, इसमें consequences क्या है, इसमें effects क्या है, कब आया, कितनी बार आया, कितना नुकसान हुआ। तो ये फ़र्क है। या सॉइल्स जनरल, यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिया। तो बाकी कॉन्सेप्ट्स यही है। तो यही इंशाल्लाह आप 12th में भी देखोगे, वहाँ पे भी पार्ट ए और पार्ट बी है, वो भी अलग अलग है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ जो एक जोग्राफर के लिए अहम है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि विदाउट मैप्स ए जोग्राफर इज़ ए वॉरियर विदाउट आर्म्स। तो मैप के बगैर ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप देखिए तकरीबन 99.9% जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ मैप्स एंड ग्लोब्स। एक अहम चीज़ है, आज का टॉपिक भी मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें इस इम्पॉर्टेंट रिसोर्स का। तो अब आप तो अभी नए हो, तो हमें प्रैक्टिकल में जब जाएंगे इंशाल्लाह आगे आगे, तो वहाँ पे मैप्स के मतलब बहुत सारे हमें डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैप्स जो है, अगर हम छोटे छोटे मतलब ऑन द स्मॉल स्केल अब देखेंगे, या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, या ऑन द बेस ऑफ कंटेंट फिजिकल मैप्स या पॉलिटिकल मैप्स, यहाँ पर हम उतनी डिटेल नहीं जाएंगे। शॉर्ट में बोलेंगे अगर हम ये मैप यहाँ पे लगा है और ये मैप भी लगा है यहाँ पे आपके सामने, तो एक लेमैन शायद इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, बट एज ए ज्योग्राफर उसको ये डिफ्रेंशिएट करना ही है। जहाँ तक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको ज्योग्राफिकल मैप, हालांकि सारे मैप ज्योग्राफी के रिलेटेड है, जो ज्योग्राफी मैप्स है, लेकिन मैं अपने हिसाब से इस मैप को ज्योग्राफिकल मैप बोलता हूँ, इस मैप को ज्योग्राफिकल मैप नहीं बोलता हूँ। क्यों? ये मैप नॉन ज्योग्राफर जो स्टूडेंट है वो भी स्टडी कर सकता है, क्योंकि इसमें हम पॉलिटिकल डिवीजन देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो एक लेमैन भी इसमें अलग अलग कलर्स है, देख सकता है कि कौन स्टेट कहाँ से है। ये हमारा पॉलिटिकल मैप हो गया, जो सबसे ईजी स्टडी करना है। तो ये भी हमें पता होनी चाहिए पहले कौन सी स्टेट क्या कहाँ से है। इसके लिए भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इशारा दूंगा, पहले डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऊपर से नॉर्थ है, नीचे से साउथ है, वेस्ट ईस्ट में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो इसमें आप याद रखिए, देखिए नॉर्थ साउथ में तो सबको
ईजीली पता है, नॉर्थ साउथ। लेकिन वेस्ट ईस्ट में कुछ बच्चों को मुश्किलात आती है, तो यहाँ पे आप याद रखिए WEV, वी मीन्स हम, तो यहाँ पे आप क्लियर हो जाएगा, नॉर्थ साउथ WEV, तो यहाँ से WE नहीं लिख सकते, WEV, वेस्ट ईस्ट। तो स्टेट्स की बात करेंगे, ऊपर से आपको याद रखिए दिमाग में, ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटीज़ है, नीचे से क्या है, नीचे से तमिलनाडु है, साउदर्न साइड। अच्छा, वेस्टर्न साइड से क्या है, गुजरात है। अच्छा, ईस्टर्न साइड से क्या है, ईस्टर्न साइड से है 7 सिस्टर्स, 7 स्टेट्स, 7 सिस्टर्स उनको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल है, आसाम है, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम तो त्रिपुरा, तो ये 7 सिस्टर्स है। तो यहाँ से अब आया समझ हमें। और बीच में कौन सी है, MP, मध्य प्रदेश। तो पहले इन स्टेट्स का हम थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ऊपर से हैं यूटीज़ ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, नीचे से है तमिलनाडु, वेस्ट से है गुजरात, ईस्ट से है 7 सिस्टर्स, या अगर ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, बीच में है MP। अब जो बाकी स्टेट्स है वो इन रिलेशन टू दीज स्टेट्स हमें याद रखनी है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर के नीचे है हिमाचल प्रदेश, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, हो गया नीचे से, गुजरात के साथ है राजस्थान है, या MP भी है इसके साथ, या थोड़ा महाराष्ट्र भी है, तो तमिलनाडु के साथ केरल है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तो 7 स्टेट्स के इधर उधर बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो अब मैं आपको कभी बोलूँगा अच्छा उड़ीसा कहाँ है, आपको ऐसे ऐसे नहीं देखना, आपको सीधे देखना चाहिए कि वो ईस्टर्न साइड में, यहाँ आप यहाँ से देखिए, यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से आप इधर उधर कीजिए, यहाँ से आप दिखोगे। लेकिन ऐसे नहीं, मैं आपको बोलूँगा अच्छा जम्मू कश्मीर कहाँ से, आप यहाँ से शुरू करोगे, ये ठीक बात नहीं है। तो कुछ पहले मेन स्टेट्स का आप याद रखिए जो एक्सट्रीम एक्सटेंट्स पे है, फिर उसके बीच में है MP, तो इसके अलावा बाकी जो स्टेटस है वो हमें याद रहेगा। एक और चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग मैप, ये मैप रीडिंग, ये दूसरा मैप है, ये इसको हम यहाँ उसको लिखा था इंडिया पॉलिटिकल, यहाँ है इंडिया फिजिकल। तो ये क्या दिखाता है, फिजियोग्राफी आपने इंडिया, वो क्या दिखाता था, पॉलिटिकल डिवीजन, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, बाकी चीज़ें, स्टेट कैपिटल, ये भी वो चीज़ें दिखाएगा। लेकिन इसमें जो मेन फोकस है वो किसी और बात पे है, जो मैं अभी बोल रहा था, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी, फिजिकल डिवीजन्स। शायद इसमें माउंटेन्स दिखे हो, शायद इसमें प्लेन्स हो, शायद प्लेट्यू हो, चाहे बाकी चीज़ें हो। अब एक ज्योग्राफर को चाहे पहले जो मैप है इसका टाइटल पढ़े, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद आपको डायरेक्शन भी आएगी नॉर्थ से है, उसके बाद जो सिम्बल्स है ये या यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये सिंबल अच्छे से याद रखें, ये सिंबल उस मैप पे नहीं होंगे क्योंकि वो कलर सबको अलग अलग किया है ताकि एक स्टेट हमें अलग अलग दिखे। लेकिन यहाँ पे ये जो कलर है ये स्टेट्स का नहीं है, ये हमने खुद नहीं बनाया, ये पहले से ही नेचुरली ये डिवीजन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सी लेवल है, अगर हम देखेंगे ये सी लेवल है, तो यहाँ से जितना हम नीचे जाएंगे वो पानी के अंदर जाएंगे। यहाँ पर भी जो ब्लू है इसमें डिफरेंट शेड्स है, लाइट ब्लू टू डार्क ब्लू। अगर हम देखेंगे ये लाइट ये है ब्लू, तो यहाँ पर भी ब्लू है, यहाँ पर भी ब्लू है, यहाँ पर ब्लू है। इसका मतलब है जितनी शेडिंग डार्कर हो जाए उतना पानी गहरा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लू है लेकिन कम है, तो शैलो वाटर होगा, इधर उधर जाएगा तो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा नीचे है पानी, तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। अब जो ऊपर है आप देखिए, उसके अब सी लेवल से ऊपर अगर जाएंगे तो ग्रीन है, ग्रीन के भी दो है, एक तो डार्क ग्रीन है और है लाइट ग्रीन। यहाँ पर आप देखिए ये ग्रीन साइड, ये ज़्यादा ग्रीन है, ये इससे कम ग्रीन है, तो इसकी हाइट क्या है 0 to 150, दैट मीन्स ये प्लेन है, ये लेवल एरिया है इन मीटर्स। उसके बाद जितना हम ऊपर पर जाएंगे, जितना ये चॉकलेट कलर ज़्यादा जाएगा, तो वहाँ से हाइट बढ़ेगी, तो मोर देन 4500 मीटर्स। इसका मतलब है कि जिसकी हाइट 4500 मीटर से ऊपर वो तो कॉमन सेंस माउंटेन ही होगा, तो ये है। लेकिन इस प्लेन ब्लू ग्रीन और इस चॉकलेटी कलर के बीच में भी कुछ येलो या थोड़े ब्राउन कलर्स है, लाइक ये है, इनकी हाइट मीडियम है, ना ये माउंटेन है ना ये प्लेन है, तो सीधे दिखता है कि ये प्लेट्यूज होगी। तो ये इंडेक्स हमें याद रखना है और स्टडी करना है, तो बाकी चीज़ें अब हमें खुद दिखेगी। तो हम अब मेन जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आएंगे। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है, ये हमने पार्ट, जो मैंने अभी बोल रहा था कि इसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो जनरल हमें पढ़नी है, और जो पार्ट बी है ये है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी है लेकिन ये एक पर्टिकुलर कंट्री की है, ये हम आज इसमें थोड़ा पढ़ेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है ये है फिजिकल
डिविजन्स ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर किसी मलहरे में हेल्प दे सकता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाए या अपनी स्टडी कीजिए ज्योग्राफी में, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। अगर पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया होगा तो हम सीधे बोलते कि देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, तो हम उनका ये भी इस मैप में दिखा सकते थे। लेकिन यहाँ पे बात है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया की, तो जाहिर सी बात है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलीफ फीचर्स, we are talking about the mountains, we are talking about the plains, we are talking about the plateaus और other physical divisions। तो उसी की हम बात करेंगे। तो ये हमारा physical divisions of India है। तो ये इसके लिए हमें ये physical map ही दरकार है, जो कि एक जोग्राफर का अहम हथियार है। तो फिजियोग्राफी क्या है? सिंपली जब हम रिलीफ फीचर किसी भी कंट्री का पढ़ेंगे तो हम उसको फिजियोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद व्हाट आर डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, तो डिफरेंट किताबों में डिफरेंट लिखा है, लेकिन जो आपके लिए सहूलियत के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो इंडिया है हमारी कंट्री, इसको हम 6 फिजिकल डिविजन्स में तकसीम करेंगे। फिर कोशिश करेंगे कि हम वो डिवीजन 1 बाय 1 पढ़े। तो अगर हमें कुछ डिवीजन नहीं पढ़ सके इस लेक्चर में, तो वो दूसरे लेक्चर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो so far as physiography of India, so far as physiographic divisions of India, so far as physical divisions of India is concerned, India is divided into 6 main physiographic divisions. Number first is the great mountain wall of north, हो गया एक। Number second, the great plain of north India, हो गए दो। Number third, the peninsular plateau, ये हम सब लोकेट करेंगे अभी इस पे, हो गए 3। नंबर 4th इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, हो गए 4th। नंबर 5th इज द इंडियन कोस्टल प्लेन्स, हो गए 5। और छठा क्या है? द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारे 6 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, इनको हमें याद रखना है। नंबर 1st इज द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ। नंबर 2nd इज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, हो गए 2। नंबर 3rd इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, हो गए 3। नंबर 4th इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, हो गए 4। नंबर 5th इज द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड नंबर 6th इज द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। इन 6 चीज़ों के नाम हमें याद रखने हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि हम कितना हमें हो सके तो एक जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है इनका हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे। तो जो हमारा पहला है दैट इज जो मैंने अभी बोला, द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ से सीधे दिखता है, शायद जो हमारा इंडिया है इसके जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ से कुछ ग्रेट, आप बोले ग्रेट तो यहाँ लिखा तो इसका मतलब है कि ये बहुत लाफ्टेस्ट होगा। ग्रेट क्या है? माउंटेन वॉल है। वेरी गुड। इसी माउंटेन वॉल को हम क्या बोलते हैं? हिमालय, जो को पता होगा हिमालय। तो अगर हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं तो सबसे पहला फिजिकल डिवीजन क्या है हमारी कंट्री का? हिमालयास। ये कहाँ से है अभी हमने नहीं पढ़ा डिस्क्रिप्शन, लेकिन नाम से ये पता है ये कहाँ से है, नॉर्दर्न बाउंड्री से। अब नॉर्थ कहाँ से है? ऊपर से है। अगर साउथ से होगा तो हम नीचे से देख सकते, वेस्ट से होगा तो यहाँ से देख सकते थे, ईस्ट से होगा तो हम वहाँ से देख सकते थे। तो नाम से ये पता चलता है कि द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ। तकरीबन ये 17% ऑफ द एरिया जो है इंडिया का वो ऑक्यूपाई करता है माउंटेन। अच्छा, अब यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे, अगर हम सीधे इस इंडेक्स की बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट जो है तो वो ये और ये कलर है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से जो ये कलर है, ये मैं आपको लकीर भी यहाँ पे दूंगा ऐसे ऐसे, वहाँ से कलर, हाँ यहाँ से भी शेड्स है लेकिन ये इतनी डार्क नहीं है जितनी वहाँ से हैं। यहाँ से मुझे पता चला है कि इनकी हाइट भी ठीक है, इसकी, लेकिन इतनी हाइट नहीं है। और यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे लेकिन यहाँ से ये कंटिन्यूअस मुझे लगता है। सो फार एज आवर मैप इज कंसर्न, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैप रीडिंग हमें ज़रूरी है
हमें फिर बाद में किताबें देखनी है। पहले हम जब इसमें देखेंगे कितना डिस्क्रिप्शन हमें निकलेगा, फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी किताब की, अगर पड़ी तो वो हम उसमें ले सकते हैं। तो पहले हमें मैप स्टडी करनी है। जब हमने मैप स्टडी की तो कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए, फिर हमें बुक से भी देखना है। तो फिर आप जब बुक और इसकी नॉलेज मिलाओगे, फिर ना आपको क्रैमिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना वो इन्फॉर्मेशन याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो आपको उम्र भर याद रहेगा। तो आगे जाएंगे हम। तो पहला जो हमारा फिजिकल डिवीजन है, द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, दैट इज हिमालय। इस पर हम अब बात करेंगे। हिमालयस क्या है? अगर हम नाम से ही देखेंगे, हिमालय, जैसे एक स्टेट है इंडिया की मेघालय, यहाँ से है मेघालय। तो संस्कृत वर्ड्स है हिमालय, हिमा मीन्स स्नो, लिया मीन्स हाउस, अबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हिमा means snow and Liya means abode या house। तो इसका मतलब है हिमालयस और द abode of snow, that is ये बर्फ का घर है। इसका मतलब एक और चीज़ यहाँ पर मुझे समझ आता है कि शायद हिमालय साल भर ढका रहता है, किससे? बर्फ की चादर से, इसीलिए इसको हिमालय बोलते हैं। तो क्या है हिमालय? द वर्ड हिमालय इज derived from two संस्कृत वर्ड्स, हिमा लिया, हिमा मीन्स स्नो, लिया मीन्स अबोर्ड या हाउस। तो क्या होता है? अबोर्ड ऑफ स्नो। जैसे मेघालय, मेगा मीन्स क्लाउड, लिया मीन्स अबोर्ड, है ना। यहाँ पे ज़्यादा बारिश पड़ती है, इसलिए इसको क्लाउड का घर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाद में डिस्कस करेंगे मेघालय। तो पहले हम हिमालय की बात करते। तो ये मेरा पहला पॉइंट है, व्हाट इज हिमालय, सोडा हिमालय, बर्फ का घर। उसके बाद आगे जाएंगे, हाईएस्ट माउंटेन वॉल ऑफ द वर्ल्ड। जितने वर्ल्ड में माउंटेन्स हैं, चाहे एंडीज हैं, चाहे रॉकीज है, चाहे एल्पस है, उन सब में से सबसे ऊपर कौन है? हिमालय, ठीक है। तो क्या है हिमालय? वन ऑफ द लॉफ्टेस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, नॉट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड। जितने होल वर्ल्ड में माउंटेन रेंजेस हैं, उनमें से सबसे ऊपर कौन सा है? हिमालय। उसके बाद यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, और ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, उसकी जो एज है, हाँ अब बोलोगे शायद 10 साल का है, नहीं, ज्योग्राफी में एज की बात नहीं है। यहाँ हम मिलियंस एंड मिलियंस की बात करते हैं, तो वो भी नया ही है, ठीक है। लेकिन जो ज्योग्राफी एज के मुतलिक हम बोलते हैं कि ये यंगेस्ट है और फोल्डेड है। फोल्ड मीन्स क्या है? फोल्ड माउंटेन्स जब जुड़ते हैं दो प्लेट्स, तो जो फोल्डिंग होती है, तो उसी से ये बने हैं शायद। तो वो भी हम आगे जाएगी जब हम अगर हम ऑरिजिन ऑफ द हिमालयाज देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बेसिक हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं कि व्हाट इज़ हिमालय। तो देखा हमने, तो हिमालय और क्या देखा? वन ऑफ द लॉफ्टेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, ओके, इन द वर्ल्ड हो गए 2 पॉइंट। तीसरा है यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स, हो गए 3 पॉइंट। चौथा क्या है? अब हमें देखें, हिमालयाज आर सिचुएटेड अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया लाइक एंड आर्क, है ना। जैसे हम आर्क डालते हैं, अगर आप पढ़ते हैं मैथ या ऐसे आर्क डालते हैं, तो ये भी देखिए आप, ये लाइक एंड आर्क है, आर्क देखिए। तो हिमालयाज आर सिचुएटेड अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया लाइक एंड आर्क। तो हमारा ये पॉइंट भी है। उसके बाद अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हिमालयाज आर 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग, 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो ये इसकी लेंथ है, इंपॉर्टेंट है, लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो हिमालयस में कितने पॉइंट्स है हमने देखिए। अब एक पॉइंट है लेंथ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द हिमालयस आर 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग। अब इसकी विड्थ हम देखेंगे, ब्रेड देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा J&K है, यहाँ पर इसकी विड्थ ज़्यादा मुझे लगती है और यहाँ पर इसकी विड्थ मुझे कम लगती है यहाँ पे। तो इसका मतलब है जो इसकी लेंथ तो बराबर रहेगी, इसकी विड्थ है ये वेरी करती है। द विड्थ ऑफ द हिमालय वेरीज इन द यूटीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टू इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हो गया एक पॉइंट। अगर हम इसी पॉइंट को अब पूरी न्यूमेरिकली से देखेंगे, क्या? द विड्थ ऑफ द हिमालयाज varies from 400 kilometers in Jammu and Kashmir and Ladakh UTs to 200 kilometers in Arunachal Pradesh। तो इसी के बीच एवरेज विड्थ है, इसी के बीच में इसकी
विड्थ है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, लेकिन मोटा कहाँ है हिमालय? अलोंग आवर यूटी। और पतला कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश का। तो ये थोड़ा हिमालय की अगर हम देखेंगे तो ये इसका विड्थ है। तो एक यहाँ पे हम आपके साथ एक मैप है हमारे पास जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये मैप, तो जो हम अभी पॉलिटिकल मैप की बात कर रहे थे, यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिवीजन है अलग अलग स्टेट्स का है, ये यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद स्टेट्स है, ये हमने उस मैप में भी देखा अभी। तो उसके बाद अगर हम एक और, ये फिजियोग्राफी मैप है, यहाँ से मैं जो बोल रहा आपको हिमालय, यहाँ से भी सीधे आप देखिए शेड हो रही है, यहाँ से ये हिमालय जा रहा है यहाँ तक, इसी मैप से लिया है। तो यह मैप हमें अभी और ज़रूरत आएगा, हम इसको यहाँ ही रखते हैं। तो ये हो गया हमारा हिमालय। तो यहाँ पर भी आप इसकी विड्थ देख सकते हो, देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटीज़ में कितना मोटा है और अरुणाचल प्रदेश में उतना पतला। तो यहाँ पर 400 किलोमीटर्स वेरी होता है, कितना यहाँ पे ये तकरीबन 200 किलोमीटर्स की विड्थ है, बीच में कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। और जो हम फिजियोग्राफिक मैप आपके साथ अभी हम बात कर रहे थे, ये एक जनरल इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, ये 3D मैप है। यहाँ से भी आप इसका हिमालय का देख सकते हैं, यहाँ से आप देखिए, तो सीधे यहाँ से भी ऊपर देखिए, यहाँ से तो कोई पहाड़ नहीं है, क्यों नहीं है वो अभी देखेंगे। यहाँ से भी थोड़े पहाड़ हैं लेकिन उतने ऊंचे नहीं हैं जितना ये है। तो यहाँ से हम देख, ये भी हमें ज़रूरत आएगा वो, तो इसको भी हम यहाँ रख सकते हैं। तो जो मैं आपको जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटीज़ का हिमालय बोल रहा हूँ, ये है। अगर हम देखेंगे ये मैप्स हम देख सकते हैं, देखिए इतना मोटा है हिमालय यहाँ से। ये हमारा वेस्टर्न हिमालय हो गया, इसके अलग अलग रेंजेस जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो और जो हमारा ईस्टर्न हिमालय है, अरुणाचल प्रदेश का हिमालय, यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ से बराबर ये पोर्शन है, ये देखिए बांग्लादेश यहाँ पे है, यहाँ पे बांग्लादेश है। तो ये पोर्शन ऐसे हैं और कन्यामा की तरफ यहाँ से, तो ये ईस्टर्न हिमालय है। तो अभी हम इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी देखेंगे। तो अब हम खुद लिख सकते हैं अबाउट हिमालयाज। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मनी फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया? देयर आर 6। कौन कौन से, उनके नाम पता है। नंबर फर्स्ट कौन सा है? द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ इंडिया, हिमालयाज। हिमालय क्या है? अबोर्ड ऑफ स्नो। उसके बाद क्या है? लॉफ्टेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हो गए 2। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हो गए 3। और क्या? इसकी लेंथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दिस आर 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग, हो गए 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है? इसकी विड्थ जो वेरी होती है इन JNK टू अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन JNK टू 200 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। तो ये थोड़े पॉइंट्स हम जो है हिमालय में याद रख सकते हैं। उसके बाद हिमालय जो है ये नॉर्दर्न बाउंड्री से है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो फार एज आवर इकोनॉमी, सो फार एज आवर जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, सो फार एज आवर क्लाइमेट, सो फार एज आवर राइस कल्टिवेशन द प्लान्स, तो उन सब के हिसाब से जो हिमालय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। तो हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या थी पुराने ज़मानों में, कि इंडिया जो हमारा कंट्री है इसको नॉर्थ जो ऊपर से कोई अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि एक बैरियर था वहाँ से, एक इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, जो आज भी है, जो साइबेरिया जो रशियन इलाका है वहाँ से जो कोल्ड वेव्स आती है वो इंडिया में दाखिल नहीं होती है, वो इससे टकरा के वापस जाती है, हमें बचाता है फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। 2 इंपॉर्टेंस। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है हिमालय में, जो हमारा क्लाइमेट है वो हम आगे पढ़ेंगे। मूनसून्स जो यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आते हैं इंडिया में, अगर हिमालय नहीं होता तो वो सीधे जाते दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन जो हिमालय है वो उसको बैरियर आगे आता है, तो वो मजबूर करता है हिमालय को कि जो भी सारी जो उसका मॉइस्चर है वो इंडिया में ही छोड़े, फिर वहाँ से वापस जो रिट्रीट होता है फिर वो वापस चला जाता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंस है, फॉरेस्ट रिसोर्स है इसमें। एक और इम्पॉर्टेंस है, सीनिक ब्यूटी है। एक और इम्पॉर्टेंस है ग्लेशियर, जो मैंने अभी बोला, जो एबोर्ड ऑफ स्नो, स्नो कवर है वो सारा इसी पे है। तो एबोर्ड ऑफ स्नो जो है, तो मैक्सिमम जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, सयाचन है, बयाफू है, बालतुरु है, तमाम जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है वो इसी रेंज में आते हैं। और जब ग्लेशियर्स है तो उन्हीं से वो पेरिनियल सोर्स ऑफ रिवर्स वो निकलते हैं। तो सोर्स ऑफ रिवर्स जो बाद में बहुत सारे फ़ायदेमंद है इकोनॉमिक कंडीशंस जो हमारी इंडिया है उसके लिए। तो ये इंडिया की जो है, ये हिमालय की है इम्पॉर्टेंस है सो फार एज आवर कंट्रीज कंसर्नड। उसके बाद जो हिमालय है इसके
ये एक ही रेंज नहीं है, क्योंकि जब इसका ऑरिजिन हुआ तो इसका ऑरिजिन अलग अलग 3 टाइम पीरियड्स में हुआ, तो इसके जो रेंजेस है, उसके जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट रेंजेस में आई। फॉर एग्जांपल, पहले जब हिमालय बना तो सबसे पहले एक रेंज बनी ऐसे, उसके बाद दूसरी रेंज बनी ऐसे, उसके बाद नंबर 3 रेंज बनी ऐसे। ये पैरेलल रेंज है। तो डिविजन्स ऑफ द हिमालयस क्या है? जो हिमालय है ये एक ही सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज नहीं है, ये बराबर 3 पैरेलल रेंजेस है। एक बड़ी, उसके बाद थोड़ी उसके नीचे, उसके बाद लास्ट में एक और एक। तो 3 हिमालय जो रेंजेस हैं ये है। तो जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये बराबर 3 पैरेलल रेंजेस है। अगर हम इस मैप को देखेंगे, यहाँ पर भी आपको जो ये माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, और इसके अलावा भी और है, लेकिन वो हिमालय के साथ नहीं आती है, उनको हम ट्रांस हिमालय रेंज बोलते हैं। लेकिन 3 किसके साथ है? हिमालय के साथ। वो भी हम अभी इसका स्टडी करेंगे। तो डिविजन्स ऑफ द हिमालय क्या है? हिमालय इज डिवाइडेड इंटू 3 पैरेलल रेंजेस। नंबर फर्स्ट इज, जो हम अभी देखेंगे ऊपर से सबसे, ग्रेटर हिमालयाज, या उसको हम क्या बोलते हैं? इनर हिमालयास, या उसको हम एक और नाम देते हैं हिमाद्री। उसके बाद द मिडल हिमालयास, ठीक है, या उसको लेसर हिमालय भी हम बोलते हैं। जो लास्ट में है यहाँ से है उसको हम आउटर हिमालयास बोलते हैं, या हम उसको शिवालिक रेंज बोलते हैं। तो 3 पैरेलल रेंजेस हैं किसकी? हिमालय की। तो ग्रेटर हिमालय में देखिए नाम से ही है ग्रेटर, ये सबसे ऊपर है हिमालय का, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, तमाम पीक्स इसी में है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर है वो भी इसी में है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस रेंज है, इसकी जो हाइट है वो 6000 मीटर से ऊपर है, इसलिए सबसे पीक जो है वो इसी में आती है। तो इसी से बहुत बड़े बड़े दरिया भी निकलते हैं। ये हमारी जो ग्रेटर हिमालय है ये है। तो इसकी विड्थ जो है वो है तकरीबन 25 किलोमीटर, जो एवरेज विड्थ है ग्रेटर हिमालय की 25 किलोमीटर एक ये मतलब इसकी विड्थ है। और जो लेंथ है वो तो बराबर होगी 2500 किलोमीटर्स। और जो इसका ये हाइट है, जो इसमें हाइट है वो है मोर देन 6000 मीटर्स। तो इसके बाद ऊपर से जो आप मतलब माउंट एवरेस्ट की बात है अगर हम करेंगे 8850 मीटर्स, वो भी इसी में आती है। तो ये हमारा हो गया ग्रेटर हिमालयाज। उसके बाद जो लेसर हिमालय है या मिडल हिमालय है, उसकी जो हाइट है इट रेंजेस बिटवीन 3500 टू 4500 मीटर्स है। जो उसकी विड्थ है वो भी तकरीबन 60 किलोमीटर्स की है, जो इसके नीचे है। और इसमें जो तमाम जो हिल स्टेशंस आते हैं, शिमला है वो भी मिडल हिमालय, नैनीताल है वो मिडल हिमालय में आते हैं। और जब जो सबसे लास्ट है दैट इज शिवालिक, जिसको हम आउटर हिमालय बोलते हैं, उसकी हाइट जो है वो 900 टू 12, वो इससे छोटा है, 900 टू 1200 मीटर्स है। और जो इसकी ये विड्थ है वो 10 टू 50 किलोमीटर से, कहीं पे 10 है और कहीं पे 50 किलोमीटर है। और एक ऊँची शिवालिक इसमें है कि these are prone to landslides because these are made up of unconsolidated materials, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिमालयस के बारे में। देखिए कितना हम लिख सकते हैं, ना किसी किताब की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें ये इंफॉर्मेशन याद रहने की, मतलब उसको भी याद नहीं करना है, बस एक मैप की स्टडी करनी है। तो फिजिकल डिवीजन 6 है। सबसे नंबर फर्स्ट क्या है? हिमालय है। हिमालय में आपने देखा इसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है क्या ये। उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंस भी देखी। अब उसकी डिविजन्स भी हमने देखी कि इसके 3 पैरेलल रेंजेस है। तो ग्रेटर है, मिडल है और लेसर है। अब ग्रेटर की हाइट ऊपर है, उसके बाद मिडल है, उसकी भी हाइट उससे नीचे ही है, उसके बाद शिवालिक है, उसकी भी हाइट उससे नीचे है। तो इसके अलावा इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप इससे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहते हो तो आप किसी बुक जो अच्छी किसी ऑथर की हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें इसी मैप से क्लियर होगा। तो ये हो गया हमारा किसके मुतलिक? हिमालय के मुतलिक। तो हिमालय के बाद मैंने अभी आपको बोला कि हिमालय से अगर ऊपर हम जाएंगे टुवर्ड्स यूटी ऑफ लद्दाख, यहाँ से लद्दाख शुरू होता है, तो वहाँ से भी कुछ रेंजेस हैं जो मैं अभी आपको इस मैप में बोल रहा था कि यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, देखिए ये है ग्रेट हिमालय, ये है पीर पंचाल। पीर पंचाल जो है ये मिडल हिमालय है, तो उसको हम कश्मीर में पीर पंचाल बोलते हैं। तो लास्ट क्या है? शिवालिक रेंज। लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्दर्न साइड, वहाँ पर भी कुछ रेंजेस हैं, उनको हम
ट्रांस हिमालय रेंजेस बोलते हैं। अगर हम उनके नाम भी याद रखेंगे तो देखिए, पहला है यहाँ से शिवालिक्स, जो हमें पता है। अगर ऊपर जाएंगे शिवालिक्स के बाद क्या है, मिडल हिमालय। मिडल हिमालय के बाद अगर ऊपर जाएंगे वहाँ से है ग्रेटर हिमालय। ये तो हो गई हिमालय रेंजेस। अब ग्रेटर हिमालय से ऊपर ऊपर अगर जाएंगे फिर वहाँ ज़नस्कार रेंज है। ज़नस्कार से ऊपर जाएंगे वहाँ से लद्दाख रेंज है। लद्दाख रेंज से ऊपर अगर जाएंगे वहाँ से क्या है, काराकोरम रेंज। तो इन तीन को, काराकोरम, लद्दाख एंड ज़नस्कार, इन तीन रेंज को हम ट्रांस हिमालय रेंजेस बोलते हैं। तो अगर नाम याद रखोगे, ये आते हैं हमारी यूट्यूब लद्दाख पे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा अबाउट द हिमालयाज। एक और पॉइंट अगर हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि किन किन स्टेट से हिमालय गुजरता है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर हिमालयन स्टेट है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमालयन स्टेट है। उसके बाद है उत्तरांचल, हिमालयन स्टेट है। नेपाल, ये तो अलग कंट्री है, छोड़िए इसको। यहाँ पर सिक्किम, हमारी जो, मैं अपने स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, सिक्किम हिमालयन स्टेट है। भूटान अलग कंट्री है, छोड़िए इसको। अरुणाचल प्रदेश हमारी स्टेट है हिमालयन। तो तकरीबन 5 या 6 स्टेट्स हिमालय के अंदर आती है। तो ये माउंटेन स्टेट्स हम को बोलते हैं, तो हम इसमें ये देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, दैट इज द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ और हिमालयाज। अब हम बढ़ेंगे दूसरे, जो हमारा इसके नीचे जो हमारा है दूसरा फिजिकल डिवीजन, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो मैंने आपको बोला हिमालय तकरीबन 70% एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो सेम इज द केस विद द प्लेन्स ऑफ द इंडिया, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये भी तकरीबन 17% एरिया ऑक्यूपाई करता है अमंग द ऑल जो हमारा इंडिया का एरिया है। तो अगर हम ग्रेट इंडियन प्लेन की अगर हम बात करेंगे, इस पे भी नाम से ये देखिए, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो ये भी ऊपर से ही है, नॉर्थ से भी है। अब जो हमारा पता है कि नॉर्थ से है, एक्सट्रीम नॉर्थ से हिमालय है, अब उसके ऊपर से तो नहीं आएगा ये प्लेन्स, तो ये उसके नीचे ही होगा, मगर नॉर्दर्न साइड से ही है। तो क्या हम बोल सकते हैं, पहला पॉइंट, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ग्रीन है ये प्लेन है। अब आप खुद देखिए ग्रीन कहाँ कहाँ से है। पहले मैं यहाँ से जो लाइन है इसको मैं अलग करूँगा, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन करेगी। ये मैंने अलग किया, जो अलग कंट्री है पाकिस्तान, ये मैंने इसको अलग किया। तो इसके अंदर अंदर जो ग्रीन है, आप देखिए यहाँ से ग्रीन है, यहाँ तक तो एक कलर है, इसके बाद दूसरा ये ज़्यादा डार्क ग्रीन है, यहाँ से भी ग्रीन है, लेकिन ये प्लेन में नहीं आएगा। जो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है उसमें ये नहीं आते, अलग प्लेन में आता है, जो हम बाद में भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, जो शायद यहाँ से मैं रफली, ये रफ है ना, तो यहाँ पर बांग्लादेश है, इसको भी हम अलग करेंगे, है ना। तो यहाँ से ये प्लेन है, यहाँ से ये भी इसी का हिस्सा है, ये आसाम हमारे साथ ही है। तो ये हो गया। तो द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज लोकेटेड अलोंग द साउदर्न साइड ऑफ द हिमालय, है ना, ठीक। तो ये इसकी लोकेशन हो गई कि जो द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है ये अलोंग द साउदर्न बाउंड्री ऑफ जो हिमालय है वहाँ से है इसकी लोकेशन। ओके, उसके बाद जो ये प्लेन है, इट इज़ ए डिपोजिशनल प्लेन, इट इज़ एग्रीडेशनल प्लेन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ डिफरेंट रिवर्स। कौन से रिवर्स? दोज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयन रेंजेस। क्यों? जब मैंने आपको बोला हिमालय में ग्लेशियर्स है बहुत, उनसे रिवर डिसेंट होते हैं टुवर्ड्स प्लेन्स। जब पहाड़ों से रिवर्स गुजरते हैं काफ़ी फास्ट उनकी स्पीड होती है, वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। जब वो प्लेन में डिसेंट होते हैं, अगर ऐसे जब वो प्लेन में आते उनकी स्पीड जो है वो कम होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिपोजिशन करते हैं, जो भी अपने साथ वो लोड लाते हैं वो उसको वही छोड़ देंगे, अपने उसमें वो ताकत नहीं रहती है। तो यही मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो हमारा ये नॉर्थ प्लेन है, इट इज़ द एग्रीडेशनल प्लेन, ये भी जमा किया हुआ है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ डिफरेंट रिवर्स। कहाँ से आए हैं वो? हिमालय से, ठीक है। कौन कौन सा दरिया है? बहुत सारे दरिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो 3 है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एग्रीडेशनल वर्क ऑफ द इंडस, it is formed by the aggregational work of the river Ganga, it is formed by the aggregational work of the ब्रह्मपुत्र। 3 दरिया है, इसलिए इसको दूसरा नाम है इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। 3 दरिया है। अगर हम उन दरिया को जो हम आगे पढ़ेंगे ड्रेनेज में, तो फिर भी आपके लिए हम याद देखें, गंगा जो है वो इंडिया में है, यहाँ से जो उत्तराखंड से निकलता है,
यहाँ से मिसाल के तौर पर ये गंगा है, तो यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र है, तो जो इंदस है वो यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से आता है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि ये पाकिस्तान में गया सीधे इंदस, तो प्लान कहाँ बनाया, लेकिन जो उसके ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे ये पंजाब है ना, 5 दरिया, वो तो इसी से निकलते हैं, जहरिम है, रवि है, बीज हैं, सतलुज है, तो वो इसी से निकलते हैं, वो पंच आप बनाते हैं पंच, तो वो इससे मिलते हैं। तो इसमें जो इसका भी योगदान है किसमें, तो फॉर्मेशन ऑफ द प्लान में। तो द ग्रेट प्लान्स ऑफ द इंडिया, these are the एग्रीडेशनल प्लान्स, ये अलग अलग प्लान्स हैं, है ना, गंगा प्लान है, पंजाब प्लान है, या यहाँ से आसाम प्लान्स हैं। तो these are formed by the एग्रीडेशनल वर्क, ठीक है, किसके, बाय डिफरेंट रिवर्स इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उसके डिपोशनल वर्क से, इसलिए इसको इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लान बनाते हैं। अगर हम पाकिस्तान को मिला के, बांग्लादेश को मिला के इसकी लेंथ अगर हम देखेंगे तो तकरीबन है 3200 किलोमीटर्स, लेकिन अगर हम इंडियन का हम देखेंगे, इंडियन एक्सटेंट, तो ये कितना है इसकी लेंथ, 2400 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है इस प्लान की। ठीक है, तो जो ये प्लान है इसमें एक चीज़ है कि ये बहुत ही फर्टाइल है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सॉइल है ये तो एलुवियल सॉइल है, क्योंकि जो हिमालय लाते हैं वो रिवर्स, तो वो इसी में डिपॉजिट करते हैं सारा एलुवियल सॉइल्स, तो इससे ये बहुत फर्टाइल है। इसमें पानी की सप्लाई भी बहुत अच्छी है, इसमें ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है इंडिया का, वो भी इसी प्लान में रहता है। और तकरीबन ये हमारा ये सारा कंट्री है, तकरीबन ये मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, उनको ये खाना खिलाते हैं। तो आप देखिए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है प्लान्स की। ठीक है, तो प्लान कहाँ से है, लोकेशन पहले देखिए, अलॉन्ग द साउदर्न साइड ऑफ दिस हिमालयन रेंज। उसके बाद आप देखिए कि कैसे बनाए, by the depositional work of the 3 major rivers in this Ganga and Brahmaputra, therefore it is known as the Indo-Gangetic Brahmaputra plan। और इसकी एक और खूबी है कि फर्टाइल प्लान है, इसमें वाटर भी है, इसमें ट्रांसपोर्ट भी है, तमाम चीज़ें, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और ये वहाँ से राइस, मेज़, जो भी हमारा ये निकलते हैं, जो हम खाते हैं, तो इसी से निकलता है। ठीक है, और वाटर सप्लाई भी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो फॉर आवर इकोनॉमी इज़ कंसर्न। और एक और चीज़ है इसमें, जो हमारा ये प्लान्स है, इसके भी अब कुछ अलग अलग हिस्से हैं जिनको हम जियोमॉर्फिक डिविजन्स बोलते हैं। तो अगर हम सीधे बोलेंगे जियोमॉर्फोलॉजिकली दिस प्लान, ठीक है, या द प्लान ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, कितने हिस्से हैं इसको जियोमॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखेंगे, नंबर फर्स्ट इज बाबर, number second is Tarai, number third is Bhangar, and number fourth is Khadar। ठीक है, तो ये जियोमॉर्फोलॉजिकली जो हमारा प्लान है, ये इन 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। देखिए, जो बाबर है, बाबर इज ए बेल्ट ऑफ पेबल्स। तकरीबन जो हिमालय है, इसका लास्ट कौन सा रेंज है, शिवालिक्स, जो शिवालिक के फुट हिल्स है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे शिवालिक खत्म होता है, जहाँ ये प्लेन शुरू होता है, जो इसका ये फुट हिल बन गया, वहाँ पे बहुत सारे पेबल्स है। तकरीबन जो इसकी विड्थ है वो है 8 to 10 किलोमीटर्स, क्योंकि जो स्ट्रीम्स वहाँ से आती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स, उन बड़े दरियाओं को छोड़ के जो बाकी स्ट्रीम्स हिमालय से आती है, वो अपने साथ छोटे छोटे पेबल्स लाते हैं, वो वहाँ से डिपॉजिट करते हैं जो हिमालयन बेल्ट है वहाँ पर। और उसी जो बेल्ट है, हम ये बराबर अलॉन्ग दिस शिवालिक रेंज के है बराबर, तो हम इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, बाबर। इसमें एक खासियत है, अब जो भी स्ट्रीम आती है वो इस बाबर में चली जाती है। आपको आप पता है, वहाँ से जो पत्थर होते हैं, जब पत्थरों में पानी जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो तो गायब ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और खूबी है कि यहाँ पे स्ट्रीम्स डिसअपियर होती है। तो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स आती है हिमालय से, जैसे ही वो बाबर बेल्ट में जाती है, वो वहाँ से क्या होती है, डिसअपियर। ठीक है, तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स है किसका, बाबर का। अच्छा, क्या हम बोल रहे थे, जियोमॉर्फोलॉजिकली हमारा प्लान है 4 हिस्सों में डिवाइड है। पहला बाबर क्या है, 8 to 16, जो हमारा ये 8 to 10 किलोमीटर जो बेल्ट है, ये पेबल्स का है। ठीक है, इसमें जो भी स्ट्रीम आती है वो इसमें जाती है और वो गायब हो जाती है। ये हो गया थोड़ा इंट्रोडक्शन किसका, बाबर का। बाबर के बाद जितना हम अब नीचे जाएंगे, वहाँ से एक और बेल्ट आ रहा है कि तराई। आप देखिए, संस्कृत वर्ड है तार, जैसे हम बोलते हैं खुशिक तार मीन्स गो, ये तो नाम से ही दिखता है, ये काफ़ी वेट इलाका होगा।
क्या होता है कि जो बाबर में स्ट्रीम डिसअपेयर हुई, अब वो ऊपर आने लगती है किसी एक अलग बेल्ट में। उस बेल्ट में मड बहुत ज़्यादा होती है, उसी को हम तराई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, बंगर। बंगर जो है वो ओल्ड एल्यूमिनियम होता है, जो रिवर्स ने बहुत पहले लाया है, अब डिपॉजिट किया है, अब उसका कलर ब्लैक हो गया है, फर्टाइल है, लेकिन कलर चेंज हो गया, उसको हम बंगर बोलते हैं, ओल्ड एल्यूमिनियम। जो खदर है दैट इज़ न्यू एल्यूमिनियम, ये साल भर दरिया अपने साथ जमा करता है, तो ये बहुत सैंडी होता है, वाइटिशन कलर होता है। तो ये चार हैं जो हम इस प्लान को डिवाइड करते हैं। क्या क्या है, बबर है, तराई है, भंगर है और खदर है। भंगर और खदर है ना, भंगर मीन्स ओल्ड एल्यूमिनियम जो पहले लाया है, खदर इज न्यू एल्यूमिनियम जो नया है, भंगर डार्किश है और ये सैंडी है, ठीक है। तो ये थोड़ा हमारा हो गया किसके मुतलिक, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लान, ठीक है। अब जो तीसरा फिजिकल डिवीजन हम इस टाइम ले रहे हैं वो क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू। प्लेटू तो हमें समझ आ गया, प्लेटू टेबल लैंड। लेकिन पेनिनसुला का अगर हम देखेंगे, पेनिनसुला क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन आइलैंड एंड पेनिनसुला है ना। आइलैंड जो है, आइलैंड के चारों साइड क्या होता है, पानी, ठीक है, चारों साइड, ओके, यहाँ हर किसी साइड में। लेकिन सो फार एज पेनिनसुला इज कंसर्नड, ये वो लैंड मास है जिसके 3 साइड से क्या है, पानी, और एक साइड से ये लैंड के साथ जुड़ा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा इलाका लेंगे, यहाँ से लैंड है, यहाँ से पानी और नीचे से भी पानी, इसी को हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसका मतलब है नाम से ही कि इंडिया में शायद कोई जगह है जो तीनों साइड से पानी से बंद है और एक साइड से लैंड के साथ जुड़ी है, और वहाँ पर क्या है, प्लेटू, तो उसी को हम पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे माउंटेन के साथ साथ आप देखिए, अगर मैं इस जो आपका ये रफली में ये आप देखिए, ये हमारा हो गया पेनिनसुलर प्लेटू। मैंने ये ग्रीन अलग किया क्योंकि ये प्लेन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी दो, बीच में यहाँ पर भी ग्रीन है कहीं कहीं, तो अब मैंने इसको अलग नहीं किया, यह भी प्लेन ही है, ठीक है। तो अब एक चीज़ें हैं, आप देखिए यहाँ से जो ये पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ से इसको अराबियन सी है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ से है इंडियन ओशन, ठीक है। तो 3 साइड से ये पानी से ढका है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं, और एक साइड से ये इंडिया के साथ जुड़ा है, तो इसी को हम पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। क्यों है इसका नाम है पेनिनसुलर प्लेटू। तो अब जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पहले मुझे आप इसकी लोकेशन बोलिए, जैसे आपने लोकेशन किसकी बोली, प्लेन्स की, प्लेटू की भी लोकेशन क्या बोले, इट इज सिचुएटेड अलोंग द सदर्न बाउंड्री ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना, खुद ही हम बोल सकते हैं, अलोंग द सदर्न बाउंड्री ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। दिस प्लेन इज मेड अप ऑफ ओल्ड क्रिस्टलियन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्योंकि जैसे हिमालय को हमने बोला था इट इज़ द यंगेस्ट पार्ट है ना इंडिया का, लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेटू है इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये एक फर्क है, हिमालय न्यूएस्ट यंगेस्ट, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो ये किससे बना है, मैक्सिमम जो है क्रिस्टलाइन जो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स है, उन्हीं से ये पेनिनसुलर प्लेटू बना है, ठीक है। तो एक और चीज़ है, अगर आप रफली देखोगे, ये इसकी शेप थोड़ी ट्रायंगल है ना, आप देखिए, रफली मैं बोलूँगा तो इट इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। तो एक और चीज़ है, अब इसमें ये तो प्लेन नहीं है, तो प्लेटू है। अब जो इसकी हाइट है, इट वेरीज फ्रॉम 600 टू 900 मीटर्स, ठीक है, 600 900, इसकी जो एलिवेशन है, कहीं पे 600 है, कहीं पे 900 है। अब यहाँ पर हम खुद देख सकते हैं, जहाँ पे ये येलो है वहाँ से तो कम ही है, मिसाल में एक पोर्शन में लूँगा, यहाँ से तो कम हाइट है, लेकिन जहाँ से अब ये ब्राउन है या चॉकलेटी है, देखो ये तो इससे ज़्यादा है। अब आप खुद डिमार्केट कर सकते हो, जहाँ पर भी मैं यहाँ पे अलग जो उसको करूँ, वहाँ पे हिल लिखा होगा क्योंकि ये हिल्स होंगे, ठीक है। तो मगर कोई भी ज़्यादा 900 मीटर से कोई खास कर ये है, बाकी तकरीबन जो इसकी एवरेज हाइट है वो है 600 टू 900 मीटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिमालय कहाँ है, मोर देन 6000 मीटर्स, तो यहाँ पे है ये तकरीबन 900 मीटर से इसकी हाईएस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया क्या है, माउंट एवरेस्ट है मिसाल,
तो यहाँ पे एक एनआई मोदी है जो वेस्टर्न घाट्स में आती है, ये एक पीक्स है, ठीक है। इसकी हाइट बस नियर अबाउट 900 मीटर्स के करीब ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का। क्या क्या हमने पहले ही बोला, इट इज़ लोकेशन along the southern boundary, okay, it is made up of crystalline igneous and sedimentary rocks, okay, it is roughly triangular in shape, okay। अगर ये भी बोलेंगे आप कि it is surrounded by water on 3 sides, for example on the western side it is surrounded by Arabian Sea, on the eastern side it is surrounded by Bay of Bengal, and on the southern side it is surrounded by the Indian Ocean, हम खुद भी इसमें बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का। अब इसके साथ हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसमें क्या है, इसको भी कुछ अलग अलग हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल द पेनिनसुलर प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स ऑन द बेस ऑफ द एलिवेशन इन इट्स रिलीफ। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आता है इसमें सेंट्रल हाईलैंड्स, नंबर सेकंड आता है उसको दक्कन प्लेटू, एंड थर्ड आता है इसमें नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है, या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू हम इसमें लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। तो 3 रीजन्स हम इसमें हैं, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, दक्कन प्लेटू एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज। तो जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, यहाँ पे आप देखिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम जो ये साइड है ईस्टर्न साइड, यहाँ पे प्लेन इलाका ज़्यादा है, ठीक है। जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पर प्लेन जो ग्रीन है ये तो बहुत कम है, अभी हमें पढ़ना है। इसकी वजह बहुत सारी है, जो यहाँ से तो बहुत सारे दरिया निकलते हैं, 3 मेजर हैं, इनको पेरिनियल साल भर आते हैं। यहाँ से भी कुछ दरिया निकलते हैं इसी प्लेटू से, क्योंकि जो इसका स्लोप है वो ऐसे है। तमाम दरिया कहाँ से जाते हैं, यहाँ से बे ऑफ बंगाल, लेकिन कुछ दरिया है जो यहाँ से जाते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। उनमें से सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा अगर हम देखेंगे यहाँ से है नर्मदा, यहाँ से, ठीक है, ये नर्मदा है। जो इलाका पेनिनसुलर प्लेटू का नर्मदा से ऊपर है, ठीक है, फिर से मैं बोलूँगा, जो इलाका इस पेनिनसुलर प्लेटू का रिवर नर्मदा से ऊपर है, या इसका जो साउदर्न बाउंड्री है दैट इज विंध्या रेंज। हम बात कर रहे थे अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू की। इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो नर्मदा रिवर है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा रिवर, ये डिमार्क करता है जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, इसका नॉर्दर्न साइड इसको अलग करता है। इस नॉर्दर्न साइड को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स। इसमें क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल इसमें अरावली हिल्स आती है या मालवा प्लेटू आता है, तो ये हमारा पार्ट बनता है सेंट्रल हाईलैंड्स का। या इसके साथ ही आप ये विध्यान जो हमारा ये रेंज है, यही भी इसकी डिमार्केशन लाइन है, ओके। ये हो गया हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स जो ए पार्ट ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेटू है। उसके नीचे अगर हम देखेंगे ये वाला पार्ट, फॉर एग्जांपल ये है सतपुरा रेंज, यहाँ पे है सतपुरा रेंज, ये सतपुरा है, सत मीन्स 7 और पुरा मीन्स माउंटेन्स, यहाँ पर 7 माउंटेन्स है। इसके नीचे जो ये रीजन है, इसको अब ये पूरा जो ट्रायंगुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, दक्कन प्लेटू, ठीक है। तो दक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड्स, इसके साथ जो मैंने एक और इसका रीजन बोला था नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू, तो वो आता है यहाँ से मेघालय से, ठीक है। तो इसको बिलीव करते हैं कि ये इसका पहले इसका पार्ट था, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। उसके बाद और कुछ फिजिकल रीजन्स हमें हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें हमारा रहता है फॉर एग्जांपल जो कोस्टल प्लान, जो इस यहाँ कोस्ट से है, फ्रॉम गुजरात टू दिस वेस्ट बंगाल, तो यहाँ से हम इसको कोस्टल प्लान है, हमें एक और फिजिकल डिवीजन है, ये हमारा हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लान, ये हमारा हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लान, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और फिजिकल डिवीजन है ये द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो यहाँ पे है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो उसके बाद जो लास्ट वाला फिजिकल डिवीजन हमारा रह रहा है दैट इज़ द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अराबियन सी। जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है, इसका अंडमान ग्रुप अलग है, अबाउट 260 आइलैंड्स, और जो निकोबार है, ये निकोबार है वो तकरीबन 36 आइलैंड्स है। तो बीच में इसको 10 डिग्री चैनल है जो इसको अलग अलग करती है, और लक्षद्वीप से ग्रुप ऑफ 4 आइलैंड्स अबाउट 36 आइलैंड्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स, द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है सर। तो अपना टॉपिक हम यही क्लोज करते हैं। तो इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई सजेशन हो, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए और, तो मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखूँगा सर, जो आपको ज़रूरत आएगा,
या फ़ोन नंबर में यहाँ पे लिखूँगा व्हाट्सएप, तो आप मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो AIJAZHWAHABI@gmail.com। मैं आपके लिए फिर से पढ़ूँगा, ये AIJAZSHAHWAHABI@gmail.com। तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप लिखिए 9906611270, 9906611270। तो इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वायरीज़ हो या स्टडी मटेरियल के लिए आपको कुछ और सजेशन चाहिए तो मुझसे इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम यही रुकते हैं। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।